बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल्स एंड अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। अकाउंटिंग फॉर सेल्स में हम लोग कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करेंगे फॉर सम कंसिडरेशन। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उनमें द फर्स्ट वन इज सेल्स कोटेशन। सेल्स कोटेशन हमारे पास होती है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि एक शॉपकीपर के पास जाते हैं या टेलीफोनिक रब्ता भी हो जाता है हमारा। शॉपकीपर के पास जाकर जब हम उनसे ये कहते हैं ना कि आपके पास क्या ये प्रोडक्ट मौजूद है, वो कहते हैं हाँ जी मौजूद है। फिर जब उससे प्राइस पूछते हैं कि ये पर कितने में मौजूद है, तो ये सेल्स कोटेशन कहलाती हैं। कि आप जब किसी मार्केट में जाएं, कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए जाएं, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने कोटेशंस लेनी होती हैं कि उससे उसके बारे में पूछें कि आप दिखाएं कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है, किस क्वालिटी में मौजूद है, कितनी प्राइस में आप ये प्रोडक्ट हमें देंगे। तो इसको कहा जाता है सेल्स कोटेशन। फिर लाजमी बात है उनमें से हम उसको सेलेक्ट करते हैं जिसकी प्राइस कम हो और अच्छी प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के अंदर हमें वो प्रोडक्ट मिल रही हो, हम उसको जाके सिलेक्ट कर लिया करते हैं बिफोर ऑर्डरिंग। अब इसका यह मतलब नहीं होता कि अगर आपने किसी सेल्समैन से, किसी शॉपकीपर से ये पूछ लिया कि ये प्रोडक्ट कितने की है और उसने आपको बताया, तो इसके ये हर किसी मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट लाकर आपको दे दे और आपसे पैसे डिमांड करे कि नहीं भैया आपने पूछ लिया तो मुझसे पैसे लें। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने उसको ऑर्डर नहीं किया कि वो आपको सेल्स करे। इस किस्म का कोई ऑर्डर नहीं था, जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी। मतलब जब आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और प्राइस टैग वहां पर मौजूद होते हैं और उन प्राइस टैग्स को आप लोग देखते हैं, तो वो भी एक किस्म के उनकी तरफ से कोटेशन है, लेकिन वो रिटर्न फॉर्म में है। भाई ये शर्ट आपको इतने रुपीज में मिल जाएगी। बिफोर ऑर्डरिंग, customers requires a sales quotation for review in their company. It is created as a proposal of your goods and services to a customer. अच्छा, अब ये जो लास्ट लाइन इसमें लिखी हुई है, इट इज क्रिएटेड एज अ प्रपोजल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर। लेकिन जब शॉपकीपर के पास जाएंगे और उससे ये कहें कि भाई ये वाटर बॉटल फॉर सेल है, अवेलेबल फॉर सेल है, कितने की है, आपने पूछा कितने की है, वो आपसे कहेगा नहीं भाई ये फॉर सेल नहीं है, मेरी अपनी है। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं, आपने ये कहा कि भाई ये वाटर बॉटल कितने की है, मैं कहूँ 1000 रुपीज की है, तो इसका मतलब मैं रेडी हूं इस चीज को सेल करने के लिए, इसलिए मैंने आपको इसकी प्राइस बताई है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी प्राइस ना बताऊं, इट मीन्स दैट कि भाई ये फॉर सेल पर्पस नहीं है, ये मेरे अपने पर्सनल यूज में रखी हुई है। तो यहाँ पर जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बताई जाती है, इट मीन्स दैट जो आपका शॉपकीपर है वो विलिंग है सेल्स करने के लिए कि वो आपको वो गुड्स डिलीवर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स ऑर्डर। अब आप लोगों ने उन तमाम कस्टमर्स में से देखना है कि बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स किसके पास हैं एट चीपर रेट, कि सस्ते दामों आपको कहां से वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो आपने उसको सिलेक्ट करना है और उसको जाकर सेल्स ऑर्डर कर देना है। गुड्स डिस्पैच नोट। अब क्या होता है कि जब शॉपकीपर कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करता है, तो अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्म करता है कि भाई मैं आपको अपनी तरफ से गुड्स डिलीवर कर चुका हूं। जब हम लोग जाते हैं ना किसी शॉप पे, सपोज आप यहाँ से चले गए कैफे में जाकर आप लोगों ने लेज लिया, एक जूस लिया और वहां पर बस पेमेंट दी, वापसी आ गए, तो वहां पे गुड्स डिस्पैच नोट की जरूरत नहीं होती। मतलब जब कस्टमर्स और सप्लायर दोनों एक साथ मौजूद हों, तो वहां पे गुड्स डिस्पैच नोट, गुड्स रिसीव नोट की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जब आप दोनों डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे मौजूद हों, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म जरूर करते हैं। और ऑर्डर भी टेलीफोन के ऊपर हुआ था, ये ईमेल कर दी गई थी, तो एक दूसरे को इन्फॉर्म जरूर करते हैं भाई मैं अपनी तरफ से गुड्स डिलीवर कर चुका हूं, तुम तक पहुंच जाएंगे, अब तुम राब्ता कर लेना ट्रांसपोर्टर से। Goods dispatch note on notice to the customer to inform them that the goods have been dispatched. नेक्स्ट आता है डिलीवरी नोट। डिलीवर पहले गुड्स डिस्पैच नोट था कि आप जस्ट उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब डिलीवरी नोट में क्या है, अ नोट दैट अकम्पनाइज द गुड्स। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है कि हमने आपको कौन कौन सी गुड्स डिलीवर की, उन गुड्स में पर यूनिट प्राइस क्या थी,
कितनी गुड्स अवेलेबल है, टोटल आपकी इनवाइस कितने की बनेगी, इस किस्म की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी उसमें। कहते हैं कस्टमर विल चेक दिस to make sure that it agrees with his order and that it is consistent with what has actually been delivered। तो आप लोगों को इस डिलीवरी नोट से यह पता चलता है कि आपने क्या कुछ ऑर्डर किया था और आपके पास क्या कुछ आ रहा है। आपने उन दोनों को एक दूसरे के साथ अपने ऑर्डर के साथ डिलीवरी नोट को आप लोगों ने मैच करना होता है कि क्या मेरे पास सेम वही प्रोडक्ट आ रही हैं और उतनी क्वांटिटी में आ रही हैं जितनी मैंने ऑर्डर की थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्स इनवॉइस। अच्छा, यहाँ पर अकम्पनाइज द गुड्स, मतलब जब आप अपने सप्लायर से, कस्टमर ये बात कहता है कि हाँ जी मुझे सेम वही गुड्स मिल चुकी हैं, मैं अपनी तरफ से एक किस्म की उसे सर्टिफिकेशन दे देता है कि मैं इन गुड्स को एक्सेप्ट कर चुका हूं और मुझे ये गुड्स मिल चुकी हैं, तब सप्लायर कहता है कि अब मुझे इस गुड्स के पैसे दे दो, तो सेल्स इनवॉइस इशू करेगा। जब कस्टमर वेरीफाई कर लेता है ना, देखो जब आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हो कैश ऑन डिलीवरी होता है, जब आपके पास डिलीवरी पहुंच जाती है उसके बाद आप उसको पैसे करते हो, इनवॉइस भी उसी के साथ आपके पास मौजूद होती है। यहां पर इनवॉइस उसी टाइम पर इशू होगी जब वो गुड्स आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहां पर आ जाती है इनवॉइस। इनवॉइस क्या होती है, सेल्स इनवॉइस के सप्लायर की तरफ से ना कस्टमर को एक रिक्वेस्ट होती है कि जो गुड्स मैंने आपको ट्रांसफर की थी उन गुड्स के अगेंस्ट मुझे पेमेंट करते हैं। अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स। अच्छा, यहां पर बच्चे ये समझते हैं जैसे पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर है, रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर नहीं है, पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर है, रिक्वेस्ट बाय द सप्लायर है। मतलब आपने ये नहीं समझना कि जैसे रिक्वेस्ट कस्टमर कर रहा है, नहीं, पेमेंट कस्टमर कर रहा है। रिक्वेस्ट की जा रही है सप्लायर की तरफ से कस्टमर्स को कि आप हमें पेमेंट कर दो, और रिक्वेस्ट। फिर उसके बाद देखें फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर्स फॉर गुड्स डिलीवर्ड। इनवॉइस नॉर्मली शो अ डेट, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स क्या, कि भाई आपने मुझे कैश में डिलीवर करना है या ऑन क्रेडिट है हमारी ये सेल्स। फिर इसके ऊपर साथ में ये भी मेंशन होता है कि अगर ये ऑन क्रेडिट है तो कितने अरसे का क्रेडिट है। फिर साथ में सप्लायर की तरफ से एक ऑफर भी मौजूद होती है कि भाई वैसे तो 30 दिन का क्रेडिट है कि विद इन 30 डेज अब हमें पेमेंट कर दो, लेकिन अपने कस्टमर से जल्दी अमाउंट रिसीव करने के लिए सप्लायर उसको डिस्काउंट अलाउ करता है। कहते हैं कि अगर विद इन 10 डेज तुम मुझे पेमेंट कर दो ना तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा, कि जो चीज 100 रुपए की है मैं तुम्हें 90 रुपीज में दे दूंगा, लेकिन उस टाइम पर जब तुम मुझे विद इन 10 डेज पेमेंट करो। लेकिन अगर 10 डेज में पेमेंट नहीं करते, तुम डिले करते हो, तो तुम्हारे पास इन टोटल 30 डेज का टाइम है, लेकिन 10 डेज के बाद अगर तुम पेमेंट करोगे तो मैं 100 रुपये पूरा लूंगा। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है। देखो आपने अपनी तरफ से एक ऑफर करवानी होती है, सप्लायर ने अपनी तरफ से जस्ट एक ऑफर करवानी है कि भाई अगर विद इन 10 डेज दे दो तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे दूंगा। रीजन क्या होती है, एक ये कि मेरा कस्टमर कहीं भाग ना जाए मुझसे, दूसरा ये कि मुझे पेमेंट जल्दी मिल जाए, और मेरा कस्टमर मतलब उसका एतमाद भी बहाल रहे कि मैंने उसको उधार दिया है। अब आप अपने कस्टमर को अगर डायरेक्ट मना कर देते हो ना कि नहीं भाई मैं तुम्हें उधार नहीं देता, तो अगली मर्तबा वो किसी और के पास चला जाएगा। तो कस्टमर भी आपने रिटेन करना है लेकिन उधार भी नहीं देना, तो इस वजह से आप थोड़ा सा उसको डिस्काउंट ऑफर करवा दो ताकि वो उस लालच में आकर ना आपको जल्दी से पेमेंट कर दे और नेक्स्ट टाइम भी आपसे ही चीजें ले, क्योंकि उसको यहाँ से डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अब नॉर्मल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है ना, अगर आप कैश पे जाए ना तो आपको चीज सस्ती मिलती है। अगर आप कैश पे कोई चीज लेने जा रहे हो ना तो हो सकता है आपको 100 रुपए की दे दे, लेकिन जब उसे पता होना कि यार ये मिस्टर रे मेरे पास आया है और ये मुझसे क्रेडिट पे चीजें लेके जाता है, वो 100 रुपए की चीज नहीं देगा, तो आपको 120 रुपए की चीज देगा। अब 120 के ऊपर अगर वो 10% डिस्काउंट भी दे देना 12 रुपए का, 108 रुपए की तब भी दे रहा है वो। नॉर्मली जाता तो 100 रुपए की देता, उसे अभी भी प्रॉफिट है।
ये नहीं है कि वो लॉस में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कस्टमर को हमेशा थोड़ी सी महंगी चीजें दी जाती हैं, या तो वो हमसे महंगी चीजें लेकर जाएगा या फिर कैश पर लेकर जाएगा। मतलब या तो वो सस्ती चीजें हमसे ले ले या फिर हमसे उधार ले ले। तो एक चीज होती है, जब कोई उधार, देखो जब आप उधार लेने के लिए किसी शॉप पर जाते हो ना, फिर आप डिस्काउंट की बात नहीं करते, क्योंकि आप पहले ही शर्मिंदा होकर उधार पे ले रहे हो। फिर वो चीज आपको जितने में देगा ना, आप ले लोगे उससे। लेकिन अगर आप कैश पे जाओगे ना, आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करोगे, ठीक है भैया आपको कैश पेमेंट कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो लिहाज रखो ना। तो वो अपनी प्राइस कम करता है, कहता है कि क्यों ना, मुझे नकद पैसे मिल रहे हैं तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूं। तो एट द टाइम ऑफ कैश भी डिस्काउंट मिल सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन के ऊपर भी डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, अभी डिस्काउंट्स को इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक इनवाइस के ऊपर डेट मेंशन होती है, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस मौजूद होती हैं, साथ में क्रेडिट टर्म्स मौजूद होती हैं। क्रेडिट टर्म्स यही होती हैं कि आपने हमें पेमेंट कैसे करनी है, कितने दिनों में करनी है, अगर जल्दी कर दी तो हम इतने % आपको डिस्काउंट दे देंगे। आई होप कि ये बात सब बच्चों को समझ आ गई है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। स्टेटमेंट से ये मुराद होता है कि भाई आप अपने, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं अकाउंटिंग और सेल्स की, तो अभी तक ना मैं क्रेडिटर की नहीं बात करूंगा, मैं बात कर रहा हूँ अपने डेटर्स की, जिनसे हम लोगों ने अमाउंट रिसीव करनी है। देखो क्या ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन में होता है कि मैंने अगर सपोज भाई के 5,000 रुपए देने, मैं उसको बताता हूँ भाई मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए देने हैं, भाई मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए देने हैं, क्या मैं बताऊंगा? वो मुझे कहेगा भाई आपने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, ऐसे ही है ना। तो मैं अपने रिसीवेबल से कहूंगा भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं, उसको याद दिलाते रहो कि भाई तुमने मेरे पैसे देने हैं, इससे पहले कि वो भूल जाए कि भाई कौन से पैसे। तो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको याद दिलाते रहो कि भाई हमारा हिसाब चाहे अभी ना दो, लेकिन यार हिसाब तो देख लो ना, हमारा हिसाब इस तरह का चल रहा है, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। तो क्या करना होता है कि आप उसको उसका ओपनिंग बैलेंस दिखाओ कि भाई मंथ के स्टार्ट में देखो इतने डिपॉजिट तुमने किए थे, तो ये तुम्हारा बैलेंस था। ड्यूरिंग द ईयर ये मैंने तुम्हें क्रेडिट सेल्स की है, या ड्यूरिंग द मंथ ये मैंने तुम्हें क्रेडिट सेल्स की है। ड्यूरिंग द मंथ तुमने मुझे इतने पैसे दिए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ अब तुमने मेरे इतने पैसे बकाया देने हैं। इसे कहा जाता है स्टेटमेंट, कि आप अपने रिसीवेबल्स को ये बात बताओ कि उसने आपके कितने पैसे देने हैं और वो किस तरह से हमारे पास बनता है। तो देखिए यहाँ पर, a document to show the customer the amount still owed at a point in time, at a point in time मतलब उस टाइम पर उसने तुम्हारे कितने पैसे देने। भाई हो सकता है मैंने एक हफ्ता पहले इसके 10,000 रुपए देने थे, लेकिन क्या ये मुझसे ये कहेगा कि भाई आपने मेरे 10,000 रुपए देने थे? क्या कहेगा कि भाई आज आपने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, कि उस टाइम पर उसने आपके कितने पैसे देने हैं, आपने वो बात करनी है उससे। फिर उसको रिकॉन्साइल भी करके दो कि भैया 5,000 रुपए कैसे बने हैं, कि टोटल यार आपने 10,000 का लोन लिया था, उसमें से 5,000 आपने मुझे ट्रांसफर कर दिए थे और 5,000 रुपए बाकी रह गए हैं। तो इस किस्म की बात बताएं उसे। इट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवॉइसेस इशूड, मतलब जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने उसको क्रेडिट सेल्स की हैं, वो सारी की सारी लेस उसमें से जितना हम लोग कैश रिसीव कर चुके हैं वो माइनस कर देंगे, तो जितनी हमारी नेट अमाउंट बचेगी ना वो हमारे रिसीवेबल के तौर पर होगी, उससे हमें इतनी अमाउंट पे करनी होगी। तो इसे कहा जाता है स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज इशूड बाय सप्लायर टू हिज कस्टमर। कस्टमर नहीं इशू करेगा। अब अकाउंटिंग फॉर सेल्स के अंदर हम लोग इशू करेंगे अपने कस्टमर्स को, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रेडिट नोट इशूड। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। मैंने आपसे कहा था कि क्रेडिट नोट का जिक्र हमेशा उस टाइम पर आएगा जब रिटर्न हो रही हो, जब रिटर्न हो रही हो तो क्रेडिट नोट आता रहता है। अब साथ में मैंने आपसे ये भी कहा था कि हमेशा याद रखना क्रेडिट नोट इज ऑलवेज इशूड बाय द सप्लायर। क्रेडिट नोट इज ऑलवेज इशूड बाय द, अब सप्लायर तो मैं खुद हूं अकाउंटिंग फॉर सेल्स में, मैंने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट नोट इशू करना है। कब करूंगा? जब वो कस्टमर मुझे सेल्स वापस करेगा, सेल्स रिटर्न करेगा, तब मैं उसको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। इन केस आपका कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न कर देता है ड्यू टू एनी रीजन, तो आप लोगों ने उसके अगेंस्ट उसको क्रेडिट नोट इशू करना है।
लेकिन ये उस टाइम पर होता है जब सेल्स ऑन क्रेडिट, ऑन कैश हो, तो जैसे ही वो गुड्स लेकर आएगा ना, वो मुझसे क्रेडिट नोट नहीं लेके जाएगा। वो कहेगा भाई पैसे दो, मैंने क्रेडिट नोट का क्या करना है। क्लियर। लेकिन अगर वो मुझसे क्रेडिट पे सेल्स लेके गया था तो मैं उसे क्रेडिट नोट इशू करूंगा। ये बात क्लियर हो गई। तो क्रेडिट नोट इशूड रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेस की टोटल क्रेडिट सेल्स को। इशूड when a customer return goods and the business agrees to this, the business issue a credit note to acknowledge that the amount specified is no longer owed to them by the customer। अब देखो, मेरा एक कस्टमर था, मैंने उसको 1000 रुपीज की सेल्स की, तो मैंने उसको 1000 रुपीज की इनवाइस बना के दे दी। अब इनवाइस बना के देने का मतलब ये था भाई तुमने मेरे 1000 रुपए देने हैं, राइट। अब क्या हुआ कि बाद में 100 रुपए की वो चीजें वापसी लेकर आ गया, इनवाइस को नहीं चेंज करूंगा, इनवाइस 1000 रुपए की ही रहेगी। इनवाइस के ऊपर जाके मैं वो कैंसिल नहीं करूंगा। अब नॉर्मली यही चल रहा होता है कि आप बिल लेकर जाती हैं उसके पास और उस बिल के ऊपर नीचे लिख देता है भाई 100 रुपए की वापसी हो गई तो बकाया 900 रुपए रह गए। तो बेसिकली उसका इस तरह से लिख देना वो क्रेडिट नोट ही होता है। लेकिन जहां पर अकाउंटिंग ये कहती है कि आप एक अलग डॉक्यूमेंट इशू करो जिसको क्रेडिट नोट का नाम दो। और क्रेडिट नोट से मुराद ये होता है कि आप अपने कस्टमर से ये कह रहे हो कि ये जो 100 रुपए तुमने मुझे वापस दिए है ना, तो अब मैं तुमसे वो 100 रुपए नहीं मांगूंगा, अब तुमने मुझे वो 100 रुपए नहीं देने, अब मतलब तुमने मुझे 1000 रुपया नहीं देना, अब तुमने उसमें से 100 रुपए कम कर लेना और मुझे आकर 900 रुपए वापसी देना। ऑल राइट। अच्छा, क्या हम मुझे बता सकते हैं सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? अब मेरे पास सेल्स रिटर्न हुई है तो मैं अपने पास सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा, तो मेरे पास सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न डेबिट एंड डेटर्स और मैं इशू क्या करूंगा इसके अगेंस्ट? क्रेडिट नोट। इट मींस दैट मैं अपने रिसीवेबल से ये कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया, मैंने तुम्हें अपनी बुक्स में क्रेडिट कर दिया और तुम जाओ मुझे अपनी बुक्स में डेबिट कर लो। अब देखो उसकी तरफ से तो परचेज रिटर्न होंगी ना, और जब वो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेगा तो वो कैसे रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिटर को डेबिट कर देगा और अपनी को क्रेडिट कर देगा, तो वो उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट जाएगा और मुझे डेबिट कर देगा, तो वो डेबिट नोट इशू करता है। ऑल राइट। अब इन दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को इशू होना चाहिए, तो जो प्रेफरेंस दी जाती है वो क्रेडिट नोट को दी जाती है कि सप्लायर का हक बनता है कि वो इस बात को एक्नॉलेज करे कि भाई इन्होंने गुड्स हमें वापस कर दी हैं और वो गुड्स हमारी ही थी और मैंने अब इससे इतनी अमाउंट रिसीव नहीं करनी। तो डेटर का क्रेडिट कर देना मतलब अपने बैलेंस को कम कर देना है। ऑल राइट। तो इसीलिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। तो क्रेडिट नोट के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखना, सप्लायर ने इशू करना है और हमेशा रिटर्न की सिचुएशन में करना है। अब जब सप्लायर करेगा तो सप्लायर के लिए तो हमेशा सेल्स रिटर्न होंगे, सप्लायर के लिए हमेशा सेल्स रिटर्न। अब मैं सप्लायर हूं तो मेरे लिए मेरी सेल्स रिटर्न हुई तो मैं क्रेडिट नोट इशू करूंगा। क्लियर? आई होप कि आपको अकाउंटिंग फॉर सेल्स के सारे डॉक्यूमेंट समझ आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल्स डे बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल सेम सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी है क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। कैश सेल्स एंड कैश सेल्स रिटर्न की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। तो हम लोग पढ़ रहे थे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में फर्स्ट 2 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का फॉर्मेट आपके सामने है, सिर्फ नाम का फर्क है और कुछ भी नहीं। फर्स्ट कॉलम डेट के लिए, सेकंड कॉलम नेम के लिए, पर्टिकुलर्स नहीं है यहाँ पर, नेम है।
तो सेल्स डे बुक में किसके नेम आएंगे? कस्टमर्स के नेम, जिसको क्रेडिट सेल्स कर रहे हो उनके नेम आएंगे। जब क्रेडिट सेल्स करूंगा और इनवाइस इशू करूंगा, क्या इनवाइस के ऊपर एक नंबर नहीं होता? तो वो नंबर लिखा जाता है। क्या अगर मैंने मिस्टर ए को सेल्स की है तो मैंने इसको इनवाइस कौन सी इशू की, मिस्टर बी को सेल्स की है तो मैंने उसको कौन सी इनवाइस इशू की। बात क्लियर हो गई? तो इसके ऊपर इनवॉइस नंबर आता है और साथ में अमाउंट सिर्फ लिख ली जाती है। अब यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने उसको क्या चीज सेल की। जब मैंने इनवॉइस नंबर लिख लिया ना, तो मैं जाऊंगा, सपोज इसके ऊपर लिखा हुआ है इनवॉइस नंबर 110, मैं अपनी इनवॉइसेस ओपन करूंगा, उसमें इनवॉइस नंबर 110 ओपन करूंगा, वहां पे आ जाएगा मिस्टर ए और उसको क्या सेल्स की है, कितनी अमाउंट पे सेल्स की है, वो सब कुछ इनवॉइस से पता चलेगा। जहां पर सिर्फ आपने ये बताना है कब सेल हुई, किसको हुई और कितने की हुई, बस आपने इतना बताना है। और यहां पर हमेशा टोटल आगे लिखना है, इनवॉइस का टोटल लिखना है हम लोगों ने, मतलब इंडिविजुअल आइटम्स को नहीं लिखेंगे। हाँ, इंडिविजुअल कस्टमर जरूर लिखेंगे कि अगर मिस्टर बी आ गया है तो मिस्टर बी को अलग से लिखूंगा, मिस्टर सी आ गया है तो मिस्टर सी को मैं अलग से लिखूंगा। बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसी तरह से अगर सेल्स रिटर्न डे बुक है तो डेट अभी भी तो कस्टमर ही वापस करेगा ना, तो कस्टमर ने, लेकिन क्या इनवॉइस इशू करूंगा? नहीं, क्या इशू करूंगा? तो क्रेडिट नोट का नंबर लिखना। अब यहाँ पे इनवॉइस का नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट का नंबर आएगा और कितने की रिटर्न की, साथ में अमाउंट का कॉलम हमारे पास आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब आ जाए अकाउंटिंग फॉर परचेजेस। अकाउंटिंग फॉर परचेजेस तो लाजमी बात है, परचेजेस ऑलवेज फ्रॉम सप्लायर्स, परचेजेस ऑलवेज फ्रॉम सप्लायर्स। कैश बेसिस पे भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस पर भी हो सकती है। तो परचेजेस यहाँ पे मुराद होता है फॉर सेल पर्पस, मतलब फॉर यूजेज पर्पस नहीं है, फॉर सेल पर्पस। हम लोगों ने अपने सप्लायर से कुछ गुड्स ली जिसको आगे हम लोगों ने सेल्स करना है, तो हम लोग कहेंगे कि अकाउंटिंग के टर्म्स में हम लोगों ने परचेजेस कर दी। तो परचेजेस के लिए भी ना आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में द फर्स्ट वन, परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन, उसमें सबसे पहला कोटेशंस थी। यहां पर अब जिसने परचेज करना है पहले उसमें भी तो तड़प पैदा होना कि यार मैंने मार्केट जाना है कुछ लेने के लिए, कौन बताएगा कि कुछ किसी चीज की जरूरत है। अब देखो घर में जैसे ग्रोसरी आइटम्स खत्म हो गए तो भाई अम्मी या बहन में से जो कुकिंग करते होंगे वो ही आपको आके बताएंगे ना कि क्या क्या चीजें जरूरत है। क्या लेने वो खुद जाएंगे? नहीं, उन्होंने आके आपसे कहना है कि बेटा ये ला के दे दो, ये चीजें घर में खत्म हुई पड़ी हैं। कंपनी के अंदर भी अगर मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास, तो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन्होंने स्टोर कीपर से कहना है कि भाई हमें तो ये रॉ मटेरियल चाहिए, हमने आज प्रोडक्शन करनी है, हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए। स्टोर कीपर ने देखना है क्या उसके पास वो चीजें मौजूद हैं, या जितनी क्वांटिटी में डिमांड की गई है क्या उतना रॉ मटेरियल मौजूद है। अगर मौजूद होगा तो सिंपली उठा के उनको दे देगा, भाई करो प्रोडक्शन। लेकिन अगर नहीं होगा तो अब उसने रिक्वेस्ट करनी है। अब ये नहीं है कि खुद मार्केट भाग जाएगा, कंपनी में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको चीजों की जरूरत है और आपको आप खुद जाके अपनी मर्जी से चीजें लेकर आ जाओ, कभी भी नहीं। इसके लिए अलग से परचेज डिपार्टमेंट मौजूद होता है और परचेजेस करना सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट का काम है। अगर आप अपनी मर्जी के परचेजेस कर रहोगे कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। ऑलराइट, तो इस वजह से आपने उस परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमारे पास रॉ मटेरियल खत्म है, आप हमें रॉ मटेरियल मंगवा कर दें, इतनी देर तक रॉ मटेरियल आ जाना चाहते। अब परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि परचेजिंग करनी किससे है। उसके पास अब देखो स्टेशनरी आइटम खत्म हो गए ना, तो स्टेशनरी के लिए उसके पास सप्लायर के लिस्ट मौजूद होती है कि मैंने स्टेशनरी जहां जहां से लेनी है। रॉ मटेरियल खत्म है, उसके पास लिस्ट मौजूद होती है परचेज डिपार्टमेंट के पास कि कौन सा रॉ मटेरियल मैंने कहाँ से लेना होता है। लेकिन हर रॉ मटेरियल के लिए या आइटम के लिए एक एक सप्लायर उसके पास नहीं होता, उसके बाद चार चार पांच पांच होते हैं। परचेज डिपार्टमेंट में जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसने सबको फोन करनी है, हाँ भाई ये वाला मटेरियल चाहिए, बताओ क्या प्राइस है आजकल।
सबसे प्राइस पूछेगा, क्वांटिटी उन्हें बताएगा भाई मुझे इतने में चाहिए, जिससे सस्ते दामों से रॉ मटेरियल मिलेगा ना उसको जाके ऑर्डर कर देगा। ऑल राइट, तो मैंने आप लोगों को परचेज, रिक्विजिशन, कोटेशंस एंड ऑर्डर ये तीनों समझा रहे हैं। फर्स्ट टू डॉक्यूमेंट्स हो गए। परचेज रिक्विजिशन क्या है कि आप लोगों ने परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि हमें ये प्रोडक्ट्स परचेज करके दो। अब ये परचेज डिपार्टमेंट का काम है कि वो चीजें आपके लिए पूरी कर रहे हैं। An item should be requisitioned first if not lying in the stock. आई होप कि अब ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अच्छा, जब ये परचेज डिपार्टमेंट के पास रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो उसने जाना है सप्लायर से कोटेशन लेनी है, और इसके लिए होता है कि एटलीस्ट 3 सप्लायर होने चाहिए जिनसे आप कोटेशन लो। वैसे ज्यादा से ले लो, मतलब आप एक कोई भी चीज मार्केट में परचेज करने के लिए जाओ ना, तो आप लोग खुद देखो आपके अंदर ये आदत है कि फर्स्ट शॉप पे कोई चीज पसंद भी आ गई तो नहीं परचेज करते। इवन के शूज भी लेने के लिए जाए ना, तो मतलब एक शॉप पे पहुंच गए ना, हमें पसंद भी आ गया, सेट भी हो गया है, प्राइस भी सब कुछ ओके है, लेकिन चले यार कहीं और आगे से देख लेते हैं, ना मिला तो वापसी आ जाएंगे। ये बेसिकली आप लोगों की तरफ से कोटेशन दो कि यार ये ना हो कि मुझे यही चीज कहीं आगे सस्ते दामों मिल जाए, एक नजर में मार्केट तो देख लूं। अक्सर देखो ऐसा होता है कि सपोज आपने एक शर्ट कहीं से परचेज कर ली ना, चाहे आपने वो 500 रुपए की ली, थोड़ा सा आगे गए वही शर्ट आपको 400 रुपए की मिल रही थी, कितना दुख होता है कि यार थोड़ा सा मैं मार्केट घूम लेता, वैसे भी तो चल ही रहा था, क्यों मैंने इतनी जल्दी कर दी। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई परचेज रेक्विजिशन, आप लोगों ने रेक्विजिशन मार्केट घूमो फिरो, सप्लायर्स को देखो, चीजों को देखो, एंड पे जाके डिसाइड करो कि कब चीजें कौन सी कहाँ से लेनी है। मतलब जब परचेजेस करने के लिए जाओ ना, तो हर किसी को जस्ट माइंड में रखो कि इसके पास ये चीज रखी थी इतने में दे रहा था, इसके पास ये चीज थी इतने में दे रहा था। एट द एंड बस चीजें सिर्फ पिक करते जाओ, स्टार्ट से पिक करना ना शुरू कर दो। अब देखो यहाँ पे, वेयर value of goods exceeds a certain limit, quotations are usually obtained from at least 3 supplier। अच्छा, अब ऐसा भी नहीं है कि रिक्विजिशन आए स्टेशनरी आइटम की, जनाब एक पेंसिल ला कर दें, बॉल पॉइंट ला कर दें, 10 रुपए का 15 रुपए का बॉल पॉइंट मिलता है और इसके लिए भी आप कोटेशन लेने लग जाओ। ऐसा नहीं है, एक लिमिट सेट कर दी जाती है कंपनी से कि भाई अगर 5,000 रुपए से ज्यादा की आप परचेजेज करने लगो ना, तब कोटेशन ले लेना। जब 10,000 से ज्यादा की, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने कोई 150 रुपए की चीज लेनी है ना, तो उसके ऊपर कोटेशन के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इतने में डिस्काउंट अब 10-15 रुपए के बॉल पॉइंट के ऊपर कितना डिस्काउंट दे देगा, 14 रुपीज का कर देगा। 2 रुपए की वैसे कॉल बढ़ जानी है, तो कोटेशन लेने का फायदा है, तो ना लेना कोटेशन ऐसी सिचुएशन में। क्लियर? अच्छा, फिर एक और रीजन, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, एक बुक यहां से आपको मिल रही होती है 500 रुपए की, आप कहते हैं नहीं भाई नहीं, हमने आपसे नहीं लेनी बुक 500 रुपए की, मैं तो उर्दू बाजार से जाके ले आऊंगा। उर्दू बाजार जाते हैं लेने के लिए और वहां पे मिलती है 450 रुपए। अब 450 रुपए की उर्दू बाजार से लेकर बुक यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन 100 रुपए का पेट्रोल लगा दिया, लेकिन बुक 450 की लेकर आए हैं और उसे सुनाएंगे, देख 450 रुपए की लेके आए और तुम मुझे 500 की देते थे। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम वही बुक 550 रुपए की लेकर आए हो। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि ये ना हो कि कम प्राइस के लिए आप एक्सपेंस ज्यादा कर दो। ऑल राइट, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट भी साथ में देखी जाती है कि अगर मैं किसी दूर के सप्लायर के पास जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग कॉस्ट भी तो बढ़नी है। तो ट्रैवलिंग कॉस्ट कितनी है, तो अब वो 500 रुपए वाली बुक मुनासिब नहीं थी, अब बेसिकली तो उसे भी तो वो ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ी थी ना, तो इसीलिए उसने थोड़ा सी महंगी करके लगाई हुई थी। क्लियर? Where value of goods exceeds certain limit, quotations are usually obtained from at least 3 suppliers. Purchase order is then initiated after evaluating good। अब सबकी कोटेशन को देखोगे, अब देखो सिर्फ प्राइस नहीं देखी जाती कोटेशन के अंदर, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी देखनी है। ये ना हो कि चीज सस्ती मिल गई लेकिन क्वालिटी ही नहीं थी, तो आप लोगों ने उससे कहना है कि भाई क्वालिटी भी तो कुछ होनी चाहिए ना। अब आप लोग देखें, शर्ट परचेज करने के लिए जाओगे, 200-200 रुपए की भी शर्ट मिल रही होती है, क्या परचेज करते हो? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और 2-2 हजार रुपए वाली शर्ट बड़ी सुकून से परचेज करके लेके आते हो, क्यों? क्वालिटी भी मैटर कर रही होती है।
हम 2,000 रुपए वाली शर्ट का कंपैरिजन भी उसी के साथ करोगे, अब 200 रुपए वाली के साथ थोड़ी ना करोगे। देन हमारे पास आता है कोटेशन एंड अप्रूवल्स हो गए। अब जैसे ही आपने उन तमाम कोटेशन को इवेल्युएट किया तो किसी एक सप्लायर को ऑर्डर करना है, तब कर दो ऑर्डर उसको कि भाई हमारे पास इतनी क्वांटिटी के अंदर ये वाली प्रोडक्ट्स पहुंचा दो। तो आपने अपने सप्लायर को ऑर्डर कर दिया। अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय द, अब देखो परचेज ऑर्डर कौन करेगा? क्या सप्लायर करेगा? हम करेंगे। तो कस्टमर करेगा कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ जाए, सेंट बाय द बिजनेस टू प्लेस एन ऑर्डर। नेक्स्ट है गुड्स रिसीव नोट। अब देखो जैसे ही हमने उसको ऑर्डर किया ना, मेरी तरफ से परचेज ऑर्डर, उसकी तरफ से सेल्स ऑर्डर, कोटेशन दोनों के लिए सेम सेम है। मैंने जो चीज उससे पूछी वो कहेगा कोटेशन है, मैं भी कहूंगा कोटेशन है, लेकिन उसके बाद अप्रूवल किसने करनी है? सप्लायर ने या कस्टमर ने? कस्टमर अप्रूव करेगा ना, कोटेशंस को इवेल्युएट करेगा कि मैंने किसको जाके ऑर्डर करना है, जिस सप्लायर को ऑर्डर करेगा। अब मेरी तरफ से होगा वही परचेज ऑर्डर और उसके लिए वो होगा सेल्स ऑर्डर। अब जैसे ही वो सेल्स मेरी मेरी गुड्स डिलीवर करेगा तो वो इश्यू करेगा गुड्स डिलीवर्ड नोट। आप लोगों ने पढ़ा था ना अकाउंटिंग फॉर सेल्स में, गुड्स डिलीवरी नोट। तो क्या मैं गुड्स डिलीवरी नोट इशू करूंगा? मेरे पास आएगा गुड्स रिसीव नोट। ऑलराइट, जब मेरे तक गुड्स पहुंच जाएंगे तो मैं भी तो उसे बताऊंगा कि भाई मुझ तक गुड्स पहुंच चुकी हैं, ये वही क्वांटिटी है जो मैंने ऑर्डर की थी, ये वही गुड्स हैं जो मैंने ऑर्डर की थी, ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशंस हैं और मैंने अप्रूव करता हूं। तो मतलब इसे कहा जाता है गुड्स रिसीव्ड नोट। अब देखें, अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड व्हेन गुड्स और रिसीव्ड, आप क्या उससे पहले करोगे? नहीं, कभी भी नहीं। फिर क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन चेक्ड अगेंस्ट द, अब जैसे ही गुड्स पहुंचेंगे उसकी के साथ डिलीवरी नोट भी मौजूद होगा। देखो डिलीवरी नोट होता है कि ट्रांसपोर्टर एक डॉक्यूमेंट साथ लेकर आता है कि मुझे जो कुछ दिया गया वो इसमें मेंशन है, आप जरा चेक कर लो। क्लियर? वो जैसे ही गुड्स पहुंचेंगी ट्रांसपोर्टर ने आकर आपको एक नोट पकड़ा देना है। इससे पहले एक था आपके पास गुड्स डिस्पैच नोट, वो फोन पे हो जाता है कि भाई मैं आपको गुड्स डिलीवर कर चुका हूं, ईमेल पे हो जाता है। ट्रांसपोर्टर को जब गुड्स वगैरह रखी दी जाती है ना, उसी के साथ उसको भी एक बिल थमा दिया जाता है कि भाई जाकर उनको दे देना। अब उसके बाद रिटर्न फॉर्म में भी मौजूद है कि उसकी गाड़ी में क्या कुछ रखा हुआ है, और हमें वैसे भी पता है जब जहां पर पहुंचेगा वो हमें डिलीवरी नोट देगा, हम उसकी गाड़ी को चेक करेंगे और डिलीवरी नोट को अपने जो ऑर्डर हमने दिया था परचेज ऑर्डर उसके साथ हम मैच करेंगे कि क्या चीजें बिल्कुल वैसी हैं, किसी किस्म का कोई रद्द बदल कोई चेंज वगैरह तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपने उसको कहना है गुड्स रिसीव नोट, अपनी तरफ से एक्नॉलेजमेंट देनी है कि भाई मैंने ये गुड्स एक्सेप्ट कर ली है। द GRN मतलब गुड्स रिसीव नोट और GDN गुड्स डिस्पैच नोट इज सेंट टू अकाउंट ऑफिस। अच्छा, अब परचेज करेगा परचेज डिपार्टमेंट, सप्लायर भी उसी ने सिलेक्ट करना है लेकिन पैसे वो नहीं देगा। जहां पर ना कंपनीज में फ्रॉड से रोका जाता है लोगों को। अब जितने ये ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए ना एक ही काम के अंदर, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोई एक तो ईमानदार होगा ना, तो कोई एक भी ईमानदार निकल आया ना, अगले फ्रॉड नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में आप यूज कर लेंगे, ऑडिट में जाके इस वर्ड को यूज कर लेंगे। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब एक काम के करने के लिए आप 3-4 लोगों की अलग अलग ड्यूटीज लगा दें और फिर उनमें रोटेशन होती है। वही लोग अगर देखो मैं एक चेन बना दूं काम करने की, उनमें 5 लोग हैं और 5 लोग एक साल तक इकट्ठे काम करते रहे, तो क्या उनमें दोस्ती नहीं हो जाएगी? और दोस्ती हो गई तो अपनी मर्जी के काम करेंगे। तो आप दोस्ती ना होने देंगे, इससे पहले कि उनमें दोस्ती हो आप बंदे चेंज करते रहो। इस डिपार्टमेंट के बंदे उस डिपार्टमेंट के बंदे कहीं और भेज दो, ये रोटेशन करते रहो। तो जब नए नए लोग आते रहेंगे वो नई जगह पे और अच्छा काम करेंगे और फ्रॉड भी नहीं कर पाएंगे।
इसे कहा जाता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अब ऐसा कंपनी ने मना किया हुआ है, भैया आपको कुछ चाहिए आप हमें कहो, आप ना लेने के लिए जाओ, मतलब उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। परचेज डिपार्टमेंट से कहा कि तुम करो, लेकिन पेमेंट अकाउंट ऑफिस वाले करेंगे, तुमने पेमेंट किसी को नहीं करनी। अब यहां पर भी परचेज डिपार्टमेंट थोड़ा सा रुक जाता है कि यार पेमेंट कौन सी मैंने करनी है, अकाउंट ऑफिस वालों ने करनी है, तो फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। तो उन्होंने वो इनवॉइस ना अकाउंट ऑफिस को भिजवा दिया। अकाउंट ऑफिस भी ऐसे नहीं करेगा कि बस उसने इनवॉइस देखी ये लो भाई 50,000 रुपए दे दो, नहीं, वो कहेगा भाई क्या मंगवाया है लेकर आओ, मुझे दिखाओ तुम्हारा परचेज ऑर्डर कहाँ पर है, डिलीवरी नोट मुझे दिखाओ कि तुमने डिलीवर क्या कुछ किया, ले चलो मुझे जरा स्टोर पे आई हैं चीजें या नहीं आई। वो भी अपनी जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद जाके पेमेंट करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे बैठे बैठे पेमेंट कर देंगे, उन्होंने भी तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, उसके बाद जाके वो पेमेंट किया करेंगे। अब देखें यहाँ पर द GRN is sent to accounts office who will check that what has been received is what was ordered and that the invoice agrees with what was received। गुड्स रिसीव्ड नोट के साथ अब उसने चेकिंग करनी है कि आपने ऑर्डर क्या किया था, आपने रिसीव क्या किया है, आपको इनवाइस किन चीजों की आई है, और क्या ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ एग्री करती हैं, तब जाके उसने पेमेंट करते हैं। एनी शो परचेज इनवाइस अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर फॉर द गुड्स डिलीवर्ड। अब उधर से सेल्स इनवाइस, वो सेल्स इनवाइस जो आई थी वो बेसिकली मेरे लिए परचेज इनवाइस है। अब क्या कि मेरा सप्लायर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई जो गुड्स मैंने आपको डिलीवर किया ना मुझे उसकी पेमेंट कर दो। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है। अब स्टेटमेंट भी, अब देखो अकाउंटिंग फॉर परचेजेस है, अब स्टेटमेंट मैंने नहीं बना के देनी, अब स्टेटमेंट मुझ तक आएगी फ्रॉम माई सप्लायर, वो मुझे बताएगा कि भाई आज के दिन तक तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं, क्लियर। उसमें वो मेंशन कर देगा, नेट अमाउंट मुझे बताएगा कि टोटल हमारी क्रेडिट परचेजेस तुमने हमसे कितने की, उनमें से कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवा चुके हो और बकाया अमाउंट इतनी रह गई है, इसे स्टेटमेंट कहा जाएगा, क्लियर। परचेज इनवॉइस के ऊपर बिल्कुल वैसे ही क्रेडिट टर्म्स मौजूद होंगी कि तुमने कब तक पे करना है, कैश में परचेज करना, कैश परचेजेस हैं या क्रेडिट परचेजेस हैं, क्रेडिट है तो कितने अरसे का क्रेडिट है। फिर यहां पर भी डिस्काउंट आ जाता है कि भाई जब मैं अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा था, क्या मेरा सप्लायर मुझे डिस्काउंट नहीं देगा, अब वो भी देगा मुझे डिस्काउंट। तो अब मैं डिस्काउंट रिसीव करूंगा कि मेरा सप्लायर मुझसे कह रहा है कि भाई वैसे तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन है, लेकिन 10 दिन में पेमेंट कर दो तो 10% डिस्काउंट दे दूंगा। अब मैं डिस्काउंट रिसीव करूंगा, कस्टमर को मैं डिस्काउंट पे कर रहा था, क्लियर। नेक्स्ट क्रेडिट नोट, यहां पे रिसीव करूंगा, परचेज रिटर्न करने के लिए जाऊंगा तो गुड्स मैं लेकर जाऊंगा और उन्होंने मुझे क्रेडिट नोट थमा देना है कि ये लो भाई क्रेडिट नोट। या यहां पर मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं क्रेडिट नोट रिसीव कर दूं, लेकिन अगर मेरा सप्लायर मुझे क्रेडिट नोट नहीं दे रहा तो मैं डेबिट नोट इश्यू कर दूंगा। ऑलराइट, ये हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में परचेज डे बुक एंड परचेज रिटर्न डे बुक के फॉर्मेट्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सेल्स डे बुक एंड सेल्स रिटर्न डे बुक। मतलब ये 4 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मैंने आपको पढ़ा दी हैं, लेकिन चारों के फॉर्मेट सेम है। लेकिन अब सिर्फ फर्क किस चीज का आ रहा है कि डेट के साथ अब जो नेम यूज करना है ना वो कस्टमर नेम नहीं है, वो अब सप्लायर नेम है, साथ में इनवाइस एंड अमाउंट बिल्कुल वैसे ही। यहां पर भी आप लोगों ने जस्ट क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना है, कैश परचेजेस कैश बुक का पार्ट बन जाएंगी आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आता है परचेज रिटर्न डे बुक, तो डेट सप्लायर नेम, लेकिन साथ में क्रेडिट नोट जो आपने रिसीव किया उसका नंबर आप लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है और अमाउंट बता देनी है। ऑलराइट, एनी इशू? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।